हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और इसी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 को हम लोग आपका कुछ पार्ट को हम लोग इसमें देख चुके थे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा महासागर और महाद्वीपों का वितरण। और इसी महासागर महाद्वीपों के वितरण में हमने जर्मन के एक जोग्राफर हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या पढ़ा हमने? अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था, एक महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी को दिया था। किसको दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। और महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी का जो आपका सिद्धांत है उसमें बताया, और कैसे ये बोला कि पृथ्वी का एक संपूर्ण भूभाग था और उस भूभाग को उन्होंने क्या कहा? पेंजिया कहा। पेंजिया का अर्थ था क्या? संपूर्ण पृथ्वी। ठीक। और उसी के बगल में एक सागर था जिसका नाम उन्होंने बताया पेंथालासा। तो पेंजिया और पेंथालासा आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेंजिया और पेंथालासा क्या था, तो स्पष्ट और स्थिति दोनों ही आपको इसमें बिल्कुल अच्छे रूप से क्लियर होनी चाहिए कि पेंथालासा सी क्या था और आपका पेंजिया क्या था। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे बहुत सारे करोड़ वर्ष बाद आपका पृथ्वी के दो हिस्सों के हुए, जिसमें एक गोंडवाना एक आपका लारेंशिया दो भाग में टूट गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लारेंशिया और गोंडवाना को आपको समझ आया होगा कि किस भाग को हमने लारेंशिया कहा, किस भाग को हमने गोंडवाना कहा। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पूरी अर्थ क्या है? पृथ्वी थी। और इसी पृथ्वी में ये जो क्षेत्र था, ठीक, ये क्या था? या मान लीजिए पूरा इस तरह से हमने इसको माना है, पूरी अर्थ है। और इस अर्थ में ये पार्ट जो था ये था भूभाग, और ये जो क्षेत्र था ये था सागर वाला। क्या था? सागर वाला। इतना तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि सागर वाला है। इसको हमने क्या कहा? आपको पता होगा, इसको हमने कह दिया था, ये जो पूरा भाग इसको हमने कहा पेंजिया। क्या बोला था हमने? पेंजिया कहा। और ये जो पानी था, ये जो इस तरह का चारों तरफ आपका समुद्र था, ये समुद्र याद है आपको? इस समुद्र को हमने क्या बोला? पेंथालासा। पेंथालासा सी। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ ले कि पेंजिया पेंथालासा क्या है, तो ये है पेंजिया पेंथालासा। क्लियर है? तो जो भूभाग है, स्थलखंड है, उसी को हमने पेंथालासा कहा। और सॉरी, क्षमा चाहूंगा, जो आपका भूभाग है उसे क्या कहा हमने? पेंजिया। और जो ये इसके चारों तरफ एक सागर था, इसको बोला हमने पेंथालासा सी। तो पेंजिया और पेंथालासा सी आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, अगले पार्ट पर बढ़े तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। ये अर्थ थी। अब ये जो पार्ट है आपका पेंथालासा सी, अब ये आपका दो बराबर भागों में ऐसे मान लीजिए टूट गया। तो ये हो गया गोंडवाना और ये हो गया लारेंसिया। तो जब आपका पेंजिया टूटा, ये देखिए पहले कैसा था? इस रूप में था। अब इसमें आपकी ब्रेकिंग आ गई। मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया, ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए। तो आ गई। अब ये दो भाग में टूट गया। तो ऊपर वाले भाग को बोल दिया लारेंसिया और नीचे वाले को बोल दिया गोंडवाना। और ये सागर आपको पता ही है ये कौन सा है? ये सी था, पैंथा लासा सी। कौन सा सी है ये? पैंथालासा सी। और आप ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको क्षेत्र बताया था, ये वाला पूरा पार्ट,
ये संपूर्ण भूभाग है, आप इसे स्थल भी कह सकते हैं, यानी कि जो स्थल का भाग था, सागर मतलब ये आपका जल वाला जो भाग है। क्लियर है? तो स्थल और जल दोनों हमको बड़े सुस्पष्ट रूप में आपका दिखाई दे। क्लियर है? तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट था कि आपसे पूछ ले पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है। तो जो स्थल भाग है उसे हमने कह दिया पेंजिया, और जो आपका सागर भाग है हमने उसको कहा पैंथालासा। क्या कहा? पैंथालासा सी हमने। ठीक। दूसरा देखिए, एक पार्ट है लारेंशिया और दूसरा है गोंडवाना। तो ऊपर वाले पार्ट को गोंड आपका लारेंशिया कहा और नीचे वाले पार्ट को हमने गोंडवाना। इतना क्लियर है? और हमने पैंथालासा भी देखा कि कौन सा, पैंथालासा। क्लियर है? इतना समझ आया? चलिए, अब हमने एक थ्योरी पढ़ी थी और आपको क्लियर भी होना चाहिए और याद भी होगी, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को याद हो। ठीक। थ्योरी का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो 1912 में एक आपके जर्मन फिलोसफर हुए हैं, ज्योग्राफर है वैसे भी ये, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। क्लियर है? इन्होंने ही कहा है कि जो हमारा महाद्वीप है उसी का विस्तार हो रहा है, वही आपका फैल रहा है। तो ये जो थ्योरी दी थी ना कि हमारा इस तरह से पूरा एक संपूर्ण भाग था, फिर वो दो भाग में टूट गया, पेंजिया हो गया, पैंथालासा हो गया, इसी की थ्योरी देने वाले जो हैं हमारे, उनका नाम है आपका अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में जनवरी के ज्योग्राफर हैं। क्लियर है? इन्होंने ही महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने दी थी। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत जितना हम पढ़े हैं, पिछले में इतना पढ़ चुके हैं, तो इतना आपको बहुत स्पष्ट क्लियर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका पैंथालासा क्या है, लारेंसिया क्या है, गोंडवाना क्या है? तो आपको पूछ ले कि लारेंसिया कौन सा है और गोंडवाना कौन सा है। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें कह दिया जो उत्तरी भाग था उसको लारेंसिया, दक्षिणी भाग को आप गोंडवाना कह दिया। क्लियर है? फिर आपके इनमें भी आपस में ब्रेकिंग होने लगी और ब्रेकिंग होने लगी, ये चीजें दिखाई देने लगी। फिर हमने इसी के अंतर्गत क्या पढ़ा था? महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। पहला प्रमाण था महाद्वीपीय समय कि अगर इन सबको आपस में मिला दिया जाए तो बिल्कुल एक जगह फिट हो जाते हैं, जिनको हमने जिक्सा फिट का भी नाम दिया था। क्लियर है? ये देख लिया। ठीक। आगे हमने देखा कि दूसरा हमने इसमें चेक किया था इनको, तो दूसरा था कि जितनी भी इनकी चट्टानों को चेक किया गया उनकी आयु, मान लीजिए अगर हमने ये पार्ट था, अगर हमने लारेंसिया और गोंडवाना की चट्टानों को चेक किया तो उनका जो आयु है या कालक्रम है, दोनों का आयु और कालक्रम हमें सेम दिखाई दिया। तो ये भी सही बैठा, यानी कि जिक्सा फिट, यानी कि एक साथ अगर सारे को पास में ला जाए कंप्यूटर के माध्यम से इमेज बनाकर ला जाए तो हूबहू एग्जैक्टली वो चिपक जाते हैं। तो ये प्रूव करता है ये इससे अलग हुए होंगे। अगर कोई सेब, मान लीजिए ये आपका मार्कर है, अगर इस पेन को तोड़ दूं मैं और वापस एग्जैक्टली फिट हो जाए तो क्या कहेंगे कि ये इसी का पार्ट है। फिट नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये इसका भाग नहीं। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने रेडियोमेट्रिक काल में आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग वगैरह होती है, और जो आपके कुछ हमने जो आपके समुद्री निक्षेप देखे जो आपका जुरासिक आपके पीरियड के थे, जुरासिक एज के थे, उनको हमने देख लिया। उसके बाद
अब देखिए एक आपका नीचे मिलता है टिटाइल, वो भी आपका अपसादी चट्टानों में पाया जाता है और ये हमें हर जगह मिला। तो आपका टिटाइल, तो पहला क्या देखा हमने, जिक्साफिट। दूसरा क्या देखा हमने इसके अंतर्गत, आयु चट्टानों की। फिर हमने आपका टिटाइल देखा। फिर हमने प्लेसर निक्षेप, जिन्हें हम गोल्ड के निक्षेप भी कहते हैं, सोने के, वो भी हमें दोनों में दिखाई दिए। क्लियर है। और ब्राजीलियन पठार के नीचे का निकला जो मटेरियल था उसको भी देखा। ये सब क्या थे, ये इन्हीं के पार्ट को प्रदर्शित कर रहा था कि ये सब कैसे हैं, आपस में एक ही हैं, जुड़े। अब है जीवाश्मों का वितरण, कि कैसे आपके जीवाश्म है, क्या उनका वितरण है। इन सबको हमने इसके अंतर्गत बड़े गौर करके, बड़े अच्छे से, ठीक एक एक करके हमने इसमें देख लिया था। अब है प्रभा संबंधी बल। क्लियर है। ठीक, हमने ये देखा कि आखिर में हमने कह दिया ये पूरी पृथ्वी है, ये आपका लॉरेंस, ये आपका पेंजिया है, ये आपका पैंथालासा है। आखिर में इतना बड़ा भूभाग स्थलखंड वो दो भागों में टूट कैसे गया। तो उसके लिए कुछ फोर्स काम किए होंगे, किसी बल। तो उसमें दो बल की बात आई थी, एक था पोलर फोर्स, एक था टाइडल फोर्स। पोलर फीलिंग फोर्स था, एक था आपका टाइडल फोर्स। कह रहे हैं कि जब पृथ्वी आपका घूमती है तो उसके घूर्णन संबंधी से क्या होता है, आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी गोल है और एक जैसी नहीं है, तो भूभाग उभरा हुआ है। तो घूर्णन के कारण दूसरा बल वेगनर महोदय ने सुझाया कि वो ज्वारीय बल है, जो आपके सूर्य और आपके चंद्रमा के आकर्षण से होता है। यानी कि एक तो पृथ्वी घूम रही है तो उसकी वजह से कुछ उसमें आपका घुमावट आया, ऊपर से टाइडल फोर्स लगा सूर्य का और आपके चंद्रमा का, जिसके कारण दो बराबर भागों में टूट गई है। और कह रहे हैं वर्तमान में महाद्वीपों के बीच आपस की जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज भी आपका जो महासागर है, सॉरी महासागरों में जो आपके महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है वो आपका क्या हो रहे हैं, आज भी निरंतर उनमें प्रवाह हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो तैर रहे हैं या बह रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इस तरह से है। और अगली इसमें थ्योरी है संवहन धारा सिद्धांत। तो कह रहे हैं कि 1930 के दशक में अथर होम, ये भी एक आपके हो रहे हैं ज्योग्राफर है। 1903 में कौन है, अथर होम। 1912 में क्या आई है, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अथर होम ने क्या कहा है कि जो मेंटल है, मेंटल जानते हो क्या होता है, मेंटल का मतलब पागल नहीं है बच्चों। देखिए देखिए, इस तरह से हमने आपका डिफाइन किया। ठीक, अब देखिए ये हो गया भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी के बाद ये हो गया आपका आपका ऊपरी मेंटल। ठीक, इसको मान लीजिए निचला मेंटल। मेंटल का मतलब कोई पागल वागल नहीं बच्चों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की लेयर समझा रहा हूं मैं आपको। और ये हो गया इसका बाहरी कोर। कहीं कहीं आपको करोड़ भी लिखा मिलेगा, करोड़ या कोर कहीं भी बोल देते हैं, ध्यान रखिए। और ये हो गया आंतरिक करोड़। क्लियर हो गया। तो क्या कह रहे थे, मेंटल की बात हो रही थी, किसकी बात कर रहे थे, मेंटल की। तो ये वाला पार्ट आएगा मेंटल में, भाई यही तो होगा मेंटल का पार्ट। क्लियर हो गया। पृथ्वी की तीनों लेयर, ये है भूपर्पटी जिसपे हम लोग रह रहे हैं, अब आपके निवास कर रहे हैं, हमारे मकान दुकान सब प्रॉपर्टी जो बनी हुई है किसके ऊपर है, इसी भूभाग के ऊपर बनी। ठीक, और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो और अच्छा समझ आएगा। मैं इसको ब्लैकिश कर देता हूं। यहां होता है एथनोस्फेयर, जहां से ज्वाला वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह ये सब आपके रिलीज होते हैं। क्लियर है। चलिए, तो भू मेंटल क्या है ये आपको समझ आया होगा कि मेंटल में क्या है, संवहनीय तरंगे धाराएं हैं। संवहनीय तरंगे धाराएं कैसी हैं कि यहां से कुछ इस प्रकार की धाराएं चलती हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ क्या चलती हैं, संवहनीय। कौन सी धारा है,
संवहनीय धारा चलती है। ठीक, कहां से चल रही है? तो कह रहे हैं मेंटल भाग से संवहनीय धारा, संवहन धाराओं की संभावना व्यक्त होती है और ये धारा रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न करती है। कैसे होती है? रेडियो एक्टिव। और आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और बेसिकली उनका वर्किंग फंक्शन क्या है। तो मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। अथक सोम ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल में इस भाग में धाराओं का तंत्र विद्यमान है और कह रहे हैं कि इस तरह की संवहन तारा है, उनका तंत्र मतलब होता है सिस्टम, वो डेवलप है और उनके कारण ये सारी चीजें होती हैं और इनको हम लोग बड़े अच्छे रूप से आपका देखते हैं और ये हमको दिखाई भी देती है। यही इनमें धारा है किसी न तरीके से। अब क्योंकि इनकी बात भी सही हो सकती है क्योंकि यहाँ आपका वो क्षेत्र है जहां से आपका एथोनोस्फेयर है, दुर्लभ मंडल है, जहां से ज्वालामुखी मैग्मा फूटकर ऊपर बाहर निकलता है। क्लियर है? तो एथोनोस्फेयर है तो मेंटल आपका कैसा हुआ? आपका लिक्विड फॉर्म में हुआ। जहां पर रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता होगी या रेडियो एक्टिव तत्व होंगे तो वहां के इंटरनल पार्ट में कोई भी चीज आपका ठोस अवस्था में नहीं रहेगी। अवस्था कैसी होगी? तो यहाँ अवस्था होगी तरल। ऐसी होगी तरल अवस्था। क्लियर है? तो इसीलिए अगर आप इनको आप देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा इस भूप्रपटी में। तो इस तरीके से ये चीज हमको पूरी अच्छी तरह से आपका क्लियर हो गई। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा था महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। क्लियर है? तो हमने देखा कि मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, इनकी बनावट को देखा, इनके स्रोत को देखा, जितने युद्ध हुए उस समय देखा कैसी कंडीशन थी, खाई थी, ज्वालामुखी कितने निकली हैं, उन चट्टानों को हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इन सबको देखने के बाद हमने चीजों को देखा। फिर हमने देखा कि आपके महासेल्फ क्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पढ़ाऊंगा अभी आगे, अगर आपने पढ़ा भी होगा। जैसे आप देखिए, एक होता है महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महाडाल, गर्त। देखिए ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आप देखिए, ये चीज क्या है? ये है तट, ये है ढाल और ये है मगन तट। आप तीनों को पढ़ोगे तो महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, समुद्रीय बेसिन, ऊंचाई, हाइट और कुछ आपके पर्वत भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप इनको समझ पाओगे अगर आपने पढ़ा है तो। इसी में अब बात करते हैं बेसिकली जो हमको आज टॉपिक शुरू करना है वो हमारा है महासागरीय अधस्थल की बनावट। ठीक, देखिए इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझाने में मदद करेगा। कैसे करेगा? महाद्वीपीय महासागर के जो तत्व हैं, जो फैक्ट हैं, जो उनको समझाने में हम लोगों को थोड़ी सी या थोड़ी बहुत हेल्प करेगा या मदद करेगा, उनको हम लोग इसमें आपका गौर करके देखते हैं। क्लियर है? तो पहले जितना हमने पढ़ा है इसमें अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए आगे बढ़े। कह रहे हैं कि इस भाग में हम महासागर की तल की बनावट संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? कि जो उसकी बनावट है उस पर अध्ययन करेंगे। कह रहे महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए मदद होगी। महासागर तल में आकृति अध्ययन 13 से विस्तरित है और क्या कह रहे हैं? गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय नितल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कि अगर आपको उनका अच्छे से वितरण पढ़ना है, उनको समझना है, तो एक होती है गहराई, एक होती है उच्चावच। उच्चावच मतलब हाइट के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है महाद्वीपीय सागर, दूसरा है इसमें गहरे सागरीय बेसिन और तीसरा है मध्य सागरीय कटक।
इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से हमने गौर करके एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं महासागरीय सीमा, कॉन्टिनेंटल आपका आपका है मेजिंग। तो हम इसको बाउंड्रीज को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले किसी को डाउट कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। देखिए ये महाद्वीपीय किनारे, तो महाद्वीपीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो महाद्वीप के किनारे और गहरे समुद्री बेसन के बीच का भाग है। यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया सागर। वो फिलहाल इसकी बात कर रहा है जो ये पार्ट इतना जल में घिरा हुआ है, और महासागर और महाद्वीप मतलब जल। पार्ट किसका है, पार्ट किसका है, ये पार्ट है आपका महाद्वीप का, महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन है किसके अंतर्गत, ये है आपका महासागर में। अब देखिए तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली, क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो क्या कह रहे हैं कि महाद्वीपीय किनारे हैं और सागरीय समुद्र के बेसिन का भाग है, उसके अंदर भी है, जैसे महाद्वीपीय मगहन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय गहराई में शामिल हैं। यानी कि पार्ट किसके हैं, आपके कॉन्टिनेंटल के हैं, लेकिन है किसके अंतर्गत, है ये समुद्र के अंतर्गत। अब मान लीजिए मेरा हाथ मेरे आपका बॉडी पार्ट का है, लेकिन अगर ये पानी में रहे तो किसका हुआ, आप कहेंगे समुद्र का हुआ सर, लेकिन नहीं, ये महाद्वीपीय है और महासागर के अंदर है। देख लिए बच्चों, तो महाद्वीपीय पार्ट है, लेकिन किसके अंदर है, महासागर। तो कितनी स्पष्टता हुई आपको। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद करें विशाल मैदान। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या आपके समुद्रों में भी विशाल मैदान पाए जाते हैं जिस तरह से आपके हमारी पृथ्वी पर होते हैं, महाद्वीपों पर होते हैं। देखिए क्या मैदान केवल महाद्वीपों में मिलते हैं, क्या महासागर में नहीं होते, बताइए। आइए इस पर थोड़ा सा बात भी करते हैं। कह रहे हैं कि विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच भी पाए जाते हैं। कटक यानी कि बीच के समुद्र का भाग होता है। आप अगर देखेंगे तो जो तट हैं, जो प्लेन हैं, जो बड़े बड़े विशाल मैदान हैं, वो केवल आपका महाद्वीप पर नहीं बल्कि महासागरों के अंदर भी मिलते हैं। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मैदान क्या केवल महासागरों में ही होते हैं, महाद्वीपों में नहीं होते, या महाद्वीपों पर होते महासागरों में नहीं होते, कंफ्यूज मत होइए। तो सागर के अंदर भी और आपका महाद्वीपों पर भी, दोनों में आपके क्या होते हैं, जो आपके प्लेन हैं वो आपके पाए जाते हैं, जहां महाद्वीपों के बाहर जल लाकर अवसाद इनके तट को दूर दूर निक्षेप कर देते हैं। ठीक। अब महाद्वीप में अगर मान लीजिए कोई आपका नदी वगैरह गिर रही है, उसका पानी का फ्लो बहुत लंबे समय तक आप आगे बढ़ जाता है और उसको पूरा नीचे से आपका डिपोजिशन कर देता है और उसको जमा देता है। क्लियर है। तो सेडिमेंट कहां तक जा रहे हैं ये थोड़ा सा देखने के लिए होता है। अगला है, इसी में आप ध्यान देंगे मध्य सागरीय कटक। मैं फिलहाल पढ़ लीजिए, मैं इन्हें आपको ड्राफ्ट करके इनके इमेज के साथ आपको समझाऊंगा। कह रहे हैं कि महासागरीय कटक आसपास के जुड़े हुए आपके पर्वतों की एक श्रृंखला होती है। कैसी है, महासागर कैसे, समुद्र के अंदर आपस में कुछ क्या जुड़े हैं, पर्वत श्रृंखला। अच्छा अब जिस तरह से आपके प्लेन पाए जाते थे, क्या समुद्रों के अंदर भी आपकी पर्वत श्रृंखला है। आप कहेंगे सर समुद्र के अंदर कहां से आ सकती है। यस, समुद्र के अंदर भी क्या होती है, पर्वत श्रृंखला होती है, लेकिन वो होती कैसी है, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जो आपका लावा या मैग्मा जो निकलकर वहां जम जाता है, उसी से क्या होती है, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। या प्लेट टेक्टोनिक आपकी गतिविधि से जब को प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ जाती है तो तब भी क्या बनती है आपकी, आपका समुद्र के अंदर अक्सर आपको पर्वतीय श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। कह रहे जल में डूबी हुई पृथ्वी के आधार पर पाए जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
इन कटकों के माध्यम से शिखर में एक रिफ्ट और प्रभज्जा पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ वर्षमंडल इसकी विशेषता है। मध्य भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी है। पिछले अध्याय में महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। कह रहे हैं कि ऐसे जो ज्वालामुखी हैं इन सब की हमें जानकारी आपका दी गई है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण, इसको देख रहे हैं हम, आपका भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को देख रहे हैं। तो अब भूकंप को और ज्वालामुखी को आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, महासागर महाद्वीप में कुछ जुड़ी समस्याएं हैं, कुछ डाउट कोई कह रही है तो पूछिए। देख लिया यहां तक? किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं भूकंप व ज्वालामुखी वितरण। भूकंपीय गतिविधि एवं ज्वालामुखी वितरण का दिया गया मानचित्र है। आप इनको देखिए, आपको मानचित्र देखने के लिए मिलेगा और आप उसमें जो भूकंप है और ज्वालामुखी है आप उसके वितरण को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कहाँ इनका वितरण है, किस तरह से है। देखिए, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण में दिए गए मानचित्र 4.5 अव्यय के माध्यम का अध्ययन करो। आप अटलांटिक महासागर के महावर्ती भागों में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा को देखाएंगे। आप आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा सा ये दक्षिण में दो भागों में बटी है। इसमें बटी है बेसिकली दो भागों में बटी। तो दो चित्रों को देखेंगे तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर को देखना है और उसके तट देखना है। समांतर मतलब होता है उसके पैरेलल एक बिंदु रेखा है जो आगे हिंद महासागर की ओर, इंडियन ओशन की ओर बढ़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा सा दक्षिण में भी दो भाग है, इसमें एक शाखा पूर्वी अफ्रीका जाती है, दूसरी म्यांमार होती हुई पापुआ न्यू गिनी में से मिल जाती है। ठीक है, आइए पहले यहां तक देख लेते हैं कहां तक की बात कर रहे हैं। ये है भूकंप क्षेत्रों का वितरण। यही है जहां पर आपका हमेशा आपका भूकंप की ज्यादा आपको आवृत्ति देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये जो सारे रीजन है, ये हवाई द्वीप है, थोड़ा सा ये है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी पर्वत श्रृंखला है और यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, क्या कोई बता पाएगा? और ये थोड़ा सा ये वाली जो बेल्ट है, इन क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहां पर आपका भूकंप की ज्यादा प्रधानता है। ठीक, यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर आपका जो है भूकंप आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। अब देखिए, जो डार्क है, जो डार्क में दिखाए गए हैं वहां पर गंभीर भूकंप आते हैं। क्लियर है? ये वाली जो बेल्ट है, ठीक, पॉइंट में छिछले आते हैं और जो ये पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो इस तरह से ब्लैक पॉइंट बनाए हुए हैं इन्होंने, ये वाले, ये सब कैसे पॉइंट हैं? ये आपके तप स्थल है। क्लियर है? हॉट पॉइंट्स हैं ये सब, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे पॉइंट। अच्छा, तो ये जो भारत की बेल्ट है ऊपर वाली, यानी कि हिमालय के पास से ऊपर होती निकल, जो इस तरह से ये गई है पूरी बेल्ट, इसमें कैसे भूकंप आते हैं? तो इसमें छिछले, छिछले मतलब होता है हल्के प्रकार के भूकंप हमको, हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर क्या है आपका मिल जाते हैं। तो कैसे भूकंप है ये? छिछले भूकंप आते हैं। अच्छा, अभी नेपाल में भूकंप आया है, तो कितने रिएक्टर का था कोई बताएगा? चलिए देख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो इतना हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्राफ पूरा हो जाए, फिर ताकि कल जब हम पढ़ें तो नए पैराग्राफ से पढ़ें। कह रहे हैं क्या आप पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य सागरीय कटकों के रूप में है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा भाग मेखला के माध्यम से दिखाई देता है, जो अल्पाइन
हिमालय की श्रेणी के प्रशांत महासागरीय किनारों के स्वरूप और सामान्यतः मध्य महाकटकों के बीच भूकंप के उद्गार में कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय की पट्टी प्रशांत महासागर के किनारों पर अधिक गहराई पर है। कैसा है? अधिक गहराई। ज्वालामुखी मानचित्र में इस प्रकार का अनुकरण है। क्लियर है? प्रशांत महासागरीय किनारे में सक्रिय ज्वालामुखी है और रिंग ऑफ फायर है। कल आपके लिए क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर की जगह आपको ढूंढ को लानी है मैप में कि आपका रिंग ऑफ फायर कहां पर है। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट, कोई क्वेरी बच्चों संबंधित आपके टॉपिक से? किसी बच्चे कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को डाउट नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है, तो आज फिलहाल अपने इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।